अभी देखते हैं कि हाउ एरे ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। अभी तक तो आपने देखा था बस कि कैसे मिडिल में एलिमेंट इंसर्ट होता है। नाउ वी विल सी ईच एंड एवरी ऑपरेशन वन बाय वन, ये कैसे हम परफॉर्म करें। ठीक है, तो मर्जिंग एरे कैसे करते हैं, डिलीटिंग एन एलिमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, मिडिल ऑफ एन एरे में आपको पता है कि कैसे करते हैं मिडिल ऑफ द एरे। ठीक है, नाउ सिंपल ऑपरेशन, डिलीटिंग एन एरे एलिमेंट, डिलीटिंग एन एरे एलिमेंट। तो क्या करेंगे, जैसे i इक्वल्स टू i प्लस 1 हो जाता था, n इक्वल्स टू n प्लस 1 हो जाता था, इसमें क्या होगा, n इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा। एवरी टाइम यू आर डिलीटिंग एन एलिमेंट, व्हाट विल हैपन, सो इट विल बी डन इन 2 स्टेप्स ओनली। तो स्टेप 1 क्या होगा कि सेट अपर बाउंड, अपर बाउंड को कैसे सेट करें, सेट अपर बाउंड इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस 1 चलेगा, सही है। और स्टेप 2 में सॉरी, स्टेप 2 में एग्जिट कर जाएंगे। दैट्स ऑल वी हैव फॉर डिलीशन। इजी है, जो भी नंबर आप डिलीट करोगे उसके बाद आप वहां से एग्जिट कर जाओगे। सो दिस इज द केस ऑफ डिलीशन, this is deletion for you. Fine. So deleting an element from an array means removing a data element from an array which is already existing. Fine. So if the elements has to be deleted from the end of the existing array, fine. तो क्या करेंगे हम उसको, the task is quite simple, we just have to subtract 1 from upper bound and that's it. ठीक है, तो ऊपर वाले एग्जांपल में देख सकते हैं ये वाला पार्ट अगर आप डिलीट कर देते हो तो 6th इंडेक्स जो है वो तो मेमोरी वेस्टेज है। अब ये इंडेक्स को या तो मिटा दो या फिर एज इट इज रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ये देखो इसको डिलीट किया तो ये 6th इंडेक्स भी गया। अनम्यूट करो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको इंक्रीज या फिर इंसर्ट करते हो तो देखो n इक्वल टू n प्लस 1 हो जाता है, अगर आप डिलीट करते हो तो n इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। तो दिस इज डिलीशन ऑपरेशन फॉर यू। फाइन। अब एल्गोरिदम अगर मान लो आपको लिखना है कि अगर आपको मिडिल से एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं हम डिलीशन एन एरे एलिमेंट फ्रॉम मिडिल ऑफ एन एरे, चलेगा। सो व्हेन वी आर डूइंग दिस फ्रॉम फॉर मिडिल ऑफ एन एरे, व्हाट वी विल डू, कल वाला जो इंसर्शन आपको याद है जो मिडिल ऑफ द एरे में किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको डिलीशन का भी पता होगा कि क्या करेंगे। पोजीशंस होंगे, इसमें भी होंगे ना। तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे हम, सेट i इक्वल्स टू i के अंदर पोजीशन डाल दो, ठीक है, i के अंदर वो पोजीशन डाल दो जहां से आप इसको रिपीट करोगे। स्टेप 2 पे क्या करोगे, स्टेप 2 पे आप करोगे कि स्टेप 3 और 4 रिपीट करो, यही किया था ना उसमें, स्टेप रिपीट स्टेप 3 एंड 4 और व्हाइल लूप लगा लो। व्हाइल i जो है वो लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 तक रहे, यानी कि जो मैक्सिमम इंडेक्स है जो मैक्सिमम इंडेक्स है उससे वो छोटा रहे i, तब तक तुम्हारा स्टेप 2 और 3 चलता रहेगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं ताकि तुमको एक कंसोल विंडो पे दिखे। अब यहाँ पे आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में तुम क्या करते हो, स्टेप 3 में हम करते हैं जो कल किया था, सेट a i, है ना। ai के अंदर क्या कर दें, ai के अंदर a
आई प्लस वन स्टोर करा दें, सॉरी, या फिर इसको कैसे पढ़ सकते हैं हम कि ए आई प्लस वन को ए आई के अंदर सॉरी ए आई के अंदर स्टोर करा दें एज इट इज, जैसे कि कल ए, इसका जस्ट उल्टा। कल हमने क्या किया था, कल हमने इंसर्शन जब मिडिल में कर रहे थे तो इसका वाइज वर्सा एज इट इज इंसर्शन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि प्लस वन, अब इसको ध्यान से समझोगे तो आपको कोई प्रोग्राम बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप इंसर्ट करते हो तो उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में वो पहला वाला स्टेप इंसर्ट हो जाता है, यानी कि इंडेक्स बढ़ता है, और जब आप डिलीट करते हो तो फिर एक कम होता है, तो उसका जो नेक्स्ट वाला स्टेप होता है, उसका जो नेक्स्ट वाला इंडेक्स होता है वो अपने पहले वाले इंडेक्स में आके स्टोर हो जाता है। ऐसा करने से स्टेप 4 में क्या किया था हमने, आई पे ऑपरेशन करेंगे, तो सेट आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, सेट आई इक्वल्स टू आई प्लस वन चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लूप का एंड होगा, और जो फाइनल लूप होगा सेट स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या होगा फाइनल लूप, सेट n इक्वल्स टू n माइनस वन। आप डिलीट कर रहे हो ना, तो इंडेक्स कम होगा या ज्यादा, डेफिनेटली कम होगा, तो सेट n इक्वल्स टू n माइनस वन। यहाँ पे लूप के बाद जस्ट इसको एज इट इज करा, और स्टेप 6 में एग्जिट कर जाओ। फाइन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत इस प्रोग्राम को समझने में? अब सपोज करो कल वाला प्रोग्राम वापस देखते हैं और फिर इस प्रोग्राम को याद रखना, ठीक है। अब आते हैं ऊपर प्रोग्राम में, मिडिल ऑफ द एरे में, यानी यहाँ पे तुमने कुछ डिलीट करना है। तो जब तुमको यहाँ पे ये 100 डिलीट करना है सपोज करो, ठीक है, किस पोजीशन पे डिलीट करना है, 3 पे, तो 3 इज कैपिटल N। इन एल्गोरिथम आई हैव सेड 3 इज कैपिटल N। पहले देखो यहाँ पे क्या था 100, तो 100 जो है वो है I, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो है N, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो I जो है वो थर्ड इंडेक्स पे कितना है, तो N जो है वो डेफिनेटली डिलीट होगा, तो N माइनस वन हो जाएगा, यानी ये पूरा एलिमेंट अगर डिलीट होगा, ये अगर मान लो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये एज इट इज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो अभी जो नेक्स्ट कॉलम है वो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा 4, और ये हो गया 5, सही है। तो अगर ये 5 हो गया तो n इक्वल्स टू n माइनस वन हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो भी डिलीट हो गया। वापस एक बार देख लो, सही है। अब अगर इसको मिडिल से डिलीट करोगे तो जो ए आई है प्लस वन वो चला जाएगा कहाँ पे, ए आई की जगह पे डिक्रीज हो जाएगा। अब बताओ हो रहा है या नहीं, हो रहा है, हो गया एक कम। So this is the deletion operation when you are deleting it from the middle. Fine. So the algorithm will delete and declare delete, जहाँ पे आपको positions का भी पता होना चाहिए, जहाँ पे आपको positions का कैसे पता चलेगा, I के अंदर आप उस position को assign कर दोगे, ठीक है। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट प्लीज आस्क मी, डिलीशन तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क, फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी बाद में, लेकिन अभी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए, then we will move to the next point. So the next point is कोई इशू है किसी को, एनीवन, हिमांशु, अर्षिता, नवदीप, परमिंदर, जितने नाम मेरे को याद हैं, ओके फाइन, ठीक है। अगर किसी के आंसर आपको मिलते हैं, कोई डाउट होता है तो बता देना, ठीक है। इसी तरीके से मर्जिंग एन एरे, मान लो कि एरे 1 में 4 एलिमेंट है
और एरे 2 के अंदर जो है वो 4 एलिमेंट है। अब दोनों को आप मर्ज कर दोगे तो क्या होगा, दोनों को मर्ज करोगे तो 8 एलिमेंट्स का एक नया एलिमेंट बनेगा, एरे 3। ठीक है, तो ऐसे मर्ज हो सकता है। सो मर्जिंग 2 एरेज in third array means copying the content of first array in the third array and then copying the elements of second array in third array. Getting my point? पहला एरे कॉपी करना आता है आपको, जावा में सीखा था, तो पहला वाला एरे जो है वो भी थर्ड में कॉपी कर दो, जो बचा हुआ जगह होगा उसके अंदर वो उसमें दूसरा वाला एरे कॉपी कर देना। Hence the merging array we can say that it contains the content of first array followed by the content of second array. पहला वाला कंटेंट डाल दो, जो जगह बचेगा उसमें सेकंड वाला एरे आ जाएगा। अगर मान लो कि आपने जो डाला है वो अनसॉर्टेड है, और तो मर्जिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सीधा कॉपी करना है अगर वो पहले से सॉर्टेड है तो। अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो सॉर्टिंग एक अलग ऑपरेशन है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर दो सॉर्टेड एरे हैं और उसको आपको परफॉर्म करना है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम फर्स्ट एरे टू अदर 2 एरे। फाइन, सो दिस इज द टास्क फॉर यू कि यू नीड टू कॉपी इट फ्रॉम वन एरे टू अदर। ठीक है, अब इसके अलावा जो ऑपरेशंस हमें पढ़ने हैं कि पासिंग द एंटायर एरे या पासिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, पासिंग एरे टू अ फंक्शन, सुना था आपने, जावा के अंदर पढ़ा भी होगा कि आप पूरा एरे को कैसे पास करते हो फंक्शन को। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको सिर्फ डेटा वैल्यू पास करना है, कितने केसेस हो सकते हैं? एक बार सिर्फ डेटा वैल्यू पास होगा, एक बार एड्रेस पास होगा, और एक बार पूरा इंटायर एरे पास होगा उस फंक्शन को। ठीक है, सो विद इन द सेम एग्जाम्पल आई विल शो यू कि हाउ इट इज गेटिंग डन। फाइन, विद इन द सेम एग्जाम्पल। तो यहां पे आप देखना इसको कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर मान लो पहला जो है वो टॉपिक अगर हम ये लेते हैं कि पासिंग इंडिविजुअल एलिमेंट और पासिंग डेटा वैल्यूज। पासिंग एरे टू अ फंक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपको किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन यूज करके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब पासिंग एरे टू अ फंक्शन के अंदर, पासिंग एरे टू अ फंक्शन के अंदर आपको करना है पासिंग डेटा वैल्यूज पहले, फिर एड्रेस, पासिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, पासिंग एलिमेंट्स, ऐसा लिख सकते हैं। सही है, अब पासिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स का पूछोगे कि सर क्या मतलब होता है, तो अगर कोई डेटा वैल्यू तुम पास करना चाहते हो, पासिंग डेटा वैल्यूज। सही है, so whenever you are passing data values, how you will write it and how it will be performed, वो चीज देखो आप। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को अपन किसी और कलर से कर देते हैं, इस वाले पार्ट को अपन किसी और कलर से कर देते हैं to make the things visible to you. ठीक है, so the broad topic is passing array to a function. Fine, so whenever you are doing passing array to a function, आप क्या लिखते हो सबसे पहले? कॉलिंग फंक्शन, जिसका भी आप कॉलिंग फंक्शन का नाम बनाते हो दैट इज कॉलिंग फंक्शन। जैसे ही फंक्शन का नाम लिखा उसके नीचे क्या लिखते हो आप? मेन। सही है, मेन के नीचे आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हो और ओपन करके क्या लिखते हो? इंट, और फिर एरे का नाम जो भी है। ठीक है, और ये जो इंट का आई है ये बाय डिफॉल्ट इसमें ऐसा हो जा रहा है, लेकिन ये जो है वो सिंपल स्मॉल लेटर में होगा, केस सेंसिटिव है। एरे, और यहाँ पे आपने दे दिया 5 एलिमेंट्स, मान लो इस एरे में दे दिया। ठीक है, 5 एलिमेंट लेने के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको असाइन कर दिया कोई 5 नंबर, 1 2 5 8 9, हो गए 5 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जब तुम वैल्यू पास करते हो उसके तुरंत बाद तुमने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया।
ठीक है, कॉलिंग फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर तुमने एरे को एग्जैक्टली तीसरे एलिमेंट को कॉल कर लिया। पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। और यहाँ पे इसको आपने क्लोज कर दिया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर पहले जो था वो भी सही था। सो इंट एरे 5 एलिमेंट लिए, सो पासिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एरे एलिमेंट टू अ फंक्शन, पासिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो ये जो हम अभी काम कर रहे हैं, ये वाला काम, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये जो हमने काम करा है वो करा है रेड वाला मार्क का, ठीक है। तो जब आप इस नोट्स को वापस पढ़ोगे तो याद रखना कि हमने ये रेड मार्क के लिए करा है। कोई दिक्कत नहीं, या फिर मैं इसको वापस ऐसे कर देता हूँ, ज्यादा याद रहेगा। डन। ये समझ में आया कि आप इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे कॉल करते हो, ठीक है। अब ये तो रहा कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, ये रहा आपका कॉलिंग फंक्शन। अब देखो आप इसमें कॉल्ड फंक्शन अगर करना है आपको, मान लो कॉल्ड फंक्शन इसके बाद शुरू होता है, ठीक है। तो कॉल्ड फंक्शन में क्या करते हो आप, उस फंक्शन को कॉल करते हो, तो तुमने करा void और फिर फंक को कॉल कर लिया जो फंक्शन तुमने बनाया है, और जिस नंबर को आप कॉल कर रहे हो उसको आप कॉल कर दिया आपने, सॉरी, चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, इसको करली ब्रेसेस को ओपन करोगे, ठीक है, और फिर इसमें लिखोगे यहाँ पे SOPLN, जावा के अंदर कर रहे हो ना, SOPLN यानी कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर इसके अंदर आप क्या प्रिंट करा रहे हो, नम को, नम जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलिंग फंक्शन है और ये कॉल्ड फंक्शन है, और इसके जस्ट नीचे आप बोलोगे सर इसको क्लोज भी कर दो, जो आपने करली ब्रेसेस ओपन करा है तो हम इसको यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम सेव है, आप इसको देख सकते हो कि जब आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल एलिमेंट पास करना होता है ना, ओनली वन एलिमेंट ऑफ एरे पास्ड इज कॉल्ड कॉल्ड फंक्शन। एक एलिमेंट सिर्फ पास हुआ है जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन, इसको मैं येलो कर देता हूँ। जो एलिमेंट सिर्फ पास हुआ है उसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन। एरे 3 जो है सिंगल इंटीजर वैल्यू, एरे थर्ड इंडेक्स। हाँ जी बताइए सर, दिस इज बिपाशा सर, मेरे नाम से किसी ने क्लास में और एंटर किया है, सेम नाम लिख के, बिपाशा/1086, प्लीज सर चेक इट। ओके वेट, there is 2 profile Vipasa. Which one is yours? सर बिल्कुल सेम नाम रखा है। हाँ लेफ्ट आउट चला यस गया। सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये है कि जब आपका एरे 3 एग्जैक्टली आप चाहते थे कि इस वाले एरे से एरे 3 जो है यहाँ पे पास हो जाए, ठीक है, तो आप ऐसे कॉल फंक्शन को करोगे, ठीक है। सिंगल इंटीजर वैल्यू जब आप कॉल करोगे एक सिंगल इंटीजर वैल्यू पास होगा। अब देखो कॉल कैसे होता है, जब आप इस फंक को कॉल करोगे, ये वाला फंक जो है वो मैं येलो कर देता हूँ, इस फंक को आप कॉल किए, ये क्या करेगा, इंट नम इसके अंदर पास है, तो ये वाला
ये चीज ढूंढेगा। जैसे मैं अगर कॉल करता हूँ कि मान लो हिमांशु या फिर अनुज या फिर एनी नेम मैं लेता हूँ, तो हिमांशु अगर दो है हमारे पास क्लास में, तो वो क्या करेगा, उसका रोल नंबर चेक करेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास फंक नाम का दो फंक्शन होता, तो उसके पैरामीटर्स से हम कंसीडर करते हैं कि विच फंक्शन हैज टू बी कॉल्ड एंड विच फंक्शन हैज बीन कॉल्ड। फाइन। अब यहाँ पे जब फंक को कॉल किया तो ये पहुंचा इसके पास, किसके पास, जो पहले वाला फंक्शन कॉलिंग वाला मैंने लिखा था प्रोग्राम। ठीक है। अब जब यहाँ पे पहुंचा तो इसको पता लगा कि एरे 3 वाला एलिमेंट सिर्फ अपने को पास करना है। सो द कॉल्ड फंक्शन हार्डली बॉदर whether the normal integer variable is passed into it और an array value is passed। आप पूरा array value पास कर सकते हो या फिर नॉर्मल इंटीजर पास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ एक नॉर्मल इंटीजर पास करवाया था। ठीक है। लेकिन ये इंट नम जो है यहाँ से आपने array 3 में से निकाल लेगा, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है। So this is the way we can perform passing individual elements in array. Fine. Now passing address. So if it will be performed in Java, अगर मान लो कि तुम्हारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो जावा में है, so we need not to bother about addresses. So we will see passing the entire array. Fine. अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो I will teach कि पॉइंटर के साथ कैसे करेंगे अगर ये C++ में होता तो, but it is in Java. So I'm supposed to teach you data structure in Java. So right now we have to skip passing address. अब हम देखते हैं passing the entire array. ठीक है। एक वैल्यू कैसे पास करते हैं वो तो देख लिया आपने, passing the entire array। ठीक है। तो सेम सा प्रोग्राम जो है वो बनेगा, कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, सेम सा ही प्रोग्राम हम बनाएंगे। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा ऐसा ले लिया हमने। ठीक है। और इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, चलेगा। अब यहाँ पे पुराना वाला जो प्रोग्राम है वो एज इट इज पेस्ट कर। सो कॉलिंग फंक्शन में आपको फंक्शन एरे तक जाना था। कॉलिंग फंक्शन मेन इंट एरे, ये SOPLN वगैरह नहीं आएगा, वर्ड नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन में आपको सिर्फ थर्ड एलिमेंट नहीं होगा, आपको ये कह रहा है मेरे को पूरा एरे पास करके बताओ। ठीक है। तो पहला जो है वो ये है कॉलिंग फंक्शन। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कॉलिंग फंक्शन में? अब हम देखेंगे कॉल्ड फंक्शन। ठीक है। इसमें हम पूरा एरे पास कर रहे हैं। कॉलिंग फंक्शन मेन, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। कॉलिंग फंक्शन मेन एक एरे पास करा जिसके 5 एलिमेंट्स हैं और पूरा फंक्शन के अंदर पूरा एरे पास कर दिया। देख रहे हो ये येलो वाला, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो फंक्शन के अंदर पूरा एरे पास कर दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम कॉल्ड फंक्शन पे। कॉल्ड फंक्शन में भी हम कुछ खास नहीं करेंगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट करा और ये रहा तुम्हारा कॉल्ड फंक्शन। बाकी चीजें रिमूव कर देंगे, मेन वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर देंगे। अब देखो ये है कॉल्ड फंक्शन। ठीक है। इसके अंदर तुमने वॉइड फंक्शन इंट नम लिया था ना, तो अब क्या करेंगे, नम की जगह पे आप पूरा एरे पास कर रहे हो, तो पूरा एरे पास करोगे तो कुछ ऐसे कॉल करोगे उसको, पूरा 5 एलिमेंट्स का एरे पास कर दो। ठीक है। थोड़ा सा चेंज इसमें ये करेंगे कि यहाँ पे जब आप करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करोगे तो ये तुम्हारा करली ब्रेसेस यहाँ ओपन हुआ, ये तुम्हारा करली ब्रेसेस ओपन हुआ। इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट आई आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। ठीक है। इंट आई आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। ठीक है। और क्या लिखना पड़ेगा, पूरा एरे एक्सेस करना है, तो
बेस एड्रेस से लेके फाइनल तक, तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, I इक्वल्स टू 0, फिर I इज लेस देन 5, फिर I जो है वो प्लस प्लस, और फिर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और फिर SOPLN के अंदर क्या प्रिंट कराओगे आप, एरे I चलेगा। फिर यहाँ पे इसको क्या करोगे आप, करली ब्रेसेस को क्लोज कर दोगे। तो इस तरीके से आप पूरे एरे को, पासिंग द एंटायर एरे टू द फंक्शन कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर पासिंग द एंटायर एरे टू द फंक्शन, ठीक है। अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स एन एरे कैन डिक्लेयर द फॉर्मल पैरामीटर इन आइदर टू ऑफ द फॉलोइंग वेज, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखो, और कुछ पूछना है तो पूछो, then we will move to the next topic and you can practice it also by seeing it. So यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ भी समझने में कोई भी दिक्कत, पॉइंटर और एरे। अब मान लो नेक्स्ट कंसेप्ट में अगर ऐसे आए कि पॉइंटर और एरे, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, very interesting, but pointer we need not to go through with because we are doing it in Java, so we have to skip it for now, but हमारे पास definitely time रहा, so we will discuss pointer in C++ or I'll do it in C, ठीक है। अब आते हैं हम टू डायमेंशनल एरे पे। तो कुछ भी नहीं है उसमें, रो भी होगा और कॉलम भी होगा, ठीक है। अपने को पता है कि टू डायमेंशनल एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे क्या हो सकता है, एक से ज्यादा रो, ठीक है। तो अगर अपने को कुछ इनिशियलाइज करना है, मान लो इनिशियलाइज करना है अपने को टू डायमेंशनल एरे, तो फिर अपन कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो अपने को जो टू स्क्वायर बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। लेट मी चेक, कोई मैसेज है क्या, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, हम टू डायमेंशनल एरे पे जंप करें। So let's move toward two dimensional array, इसको मैं as it is रखता हूँ, I'll share it with you, you can keep this. So the next topic is how we will initialize two dimensional array, how we will initialize two dimensional array. ठीक है, so next topic is this, so how you will go through with this, बहुत सिंपल है कि अगर मान लो अपने को int marks और ये int का I जो है वो स्मॉल, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है 2, इससे बाहर आके वापस लिखना है, सॉरी 3, और इक्वल्स टू दे दो, करली ब्रेसेस के अंदर कुछ मार्क्स डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो, 90, ऑनलाइन एग्जाम में तो सबके अच्छे मार्क्स ही आ रहे हैं, 95, 91, 92, एनीथिंग, 93, और इसको टर्मिनेट कर दो। इससे क्या मतलब निकलता है, the initialization of two dimensional array basically is done row by row. So the statement which has been written here, इसको मैं yellow mark कर रहा हूँ, please check this. So what a statement I have written here has 2 rows and 3 columns, I और J, सही है ना। यहाँ पे इसी की जगह पे I जो है इक्वल्स टू 2 है, और J जो है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इक्वल्स टू 3 है। या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको, I की जगह रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो 3 है, चलेगा, अभी समझ में आया। So there is a row and there is a column also, fine. So therefore इस कंडीशन में the first element in the first row are initialized and then the element of second row are initialized. तो अगर तुम्हारे को इसको एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट पॉइंट में, तो आप क्या लिखोगे, मार्क्स
0 0, सही है, इक्वल्स टू कितना था पहला मार्क्स 90। सही जा रहा है। तो जो आपने मैट्रिक्स पढ़ा है 12th में, बस उसको रिकॉल कर लो, आपका काम हो जाएगा। 0 1, वो कितना था 98, सही है। सिमिलरली यहाँ पे 0 और 2, वो कितना था 95, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, मीन्स जो रो है वो 0th रो है, ठीक है, और जो कॉलम है वो भी 0th है, यानी कि पहला वाला। कोई दिक्कत नहीं समझने में यहां तक? सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू, each row is defined in one dimensional array of 3 elements that are enclosed in braces. Fine. So the commas is used to separate the element in the row as well as to separate the elements of 2 rows. ठीक है। So in case one dimensional array, in case of one dimensional array, we have discussed that if the array is completely initialized, it may omit the size of the array. ठीक है। But the same concept can be applied to 2-dimensional array as well. वो कैसे हो सकता है? The declaration statement is also valid. अगर तुम ऐसा लिखते हो 2-dimensional array में, यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं और यहां लिखता हूं int marks, पहला वाला जो है वो ब्लैंक रखो, दूसरे वाले में मान लो 3 दे दिया तुमने, ठीक है। आपने यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया, सॉरी इक्वल्स टू लगाया, नो दिस मार्क एरे इज गौरव 2 रोज, ये 2-डायमेंशनल है। जो पहले मैंने बताया था ये वाला, इसका रो भी है और कॉलम भी है, लेकिन अभी जो मैं लिख रहा हूं ये भी 2-डायमेंशनल एरे है, इसमें बस एलिमेंट नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि इसमें रो भी है और कॉलम भी है, दैट्स व्हाई गौरव। जो ऊपर वाला 2-डायमेंशनल एरे है, इसके 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, रुको। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, 3 into 3 का मैट्रिक्स ले लो, चलेगा? या 2 into 3 का मैट्रिक्स ले लो। अब yeah, if you want to access the first element, then this is the 0th element, this is the 0th element, this is the 02 element, that's what I am saying. This is the 1 element, first row and first column. Fine. तो इसने 0 से शुरू किया है, इसलिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है। अभी देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ। अगर मान लो ये एरे नहीं होता और ये 0 इंडेक्स से शुरू नहीं करता, एरे बिल्कुल नहीं पढ़ा है क्या? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ओके सर, गॉट इट, ओके। ऐसे देखो, मैं समझ रहा हूँ, मेरे को भी दिक्कत होती थी जब मैं तुम्हारे एज का था। इसको ऐसे देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब बताओ, अभी भी दिक्कत है? अभी क्लियर है? अब बस तुम्हारे पिछले वाले क्वेश्चन में इसलिए चेंज किया क्योंकि तुम्हारे कोड क्वेश्चन में सारे एग्जाम्पल में ये 0th रो और 0th कॉलम लिया है इसको, ठीक है, बस 0 से इनिशिएट किया है, इसलिए ये हो गया तुम्हारा 01 और ये हो गया तुम्हारा 02, ठीक है। फिर आपने कहा कि पहला रो और 0 कॉलम, फिर आपने कहा पहला रो और पहला कॉलम, फिर आपने कहा जो क्वेश्चन बताया था उसके हिसाब से पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। तो वो 2 रो का था इसलिए ऐसा चला। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सही पढ़ा रहा हूँ? यस सर। थैंक यू। चलो अभी देखो, अगर ऐसा अगर आप लोग
इसको लेके चलते हैं, एग्जांपल मैं यही रहने देता हूँ, किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो देख लेना। अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना, और डाउट हो गया होगा तो तुरंत बताना। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करता हूँ, और ये कर्ली ब्रेसेस को मैं फिर से ओपन किया, मान लो ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ पास करा 90, 87, 78, और इसको यहीं पे कर दिया क्लोज, ठीक है, फिर कॉमा दिया, और फिर हमने ओपन करा और क्लोज करा और फिर क्लोज करा, और फिर इसके अंदर हम दे रहे हैं 68, 62, 71, और इसको कर दिया हमने टर्मिनेट। 1 2 ओपन ब्रेसेस, 3 ओपन ब्रेसेस, 1 2 3 ओपन ब्रेसेस, चलेगा। अच्छा हाँ, इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, मैंने कल सिंगल डायमेंशन में बताया था ना गौरव, तो कंफ्यूज हो गए तो कोई बात थोड़ी है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपने पूछना चाहिए। ये इस कंसेप्ट में कोई कई बुक्स में, कई वेबसाइट पे जब तुम जाओगे तो दे आर टेकिंग द इंडेक्स फ्रॉम देयर साइड एंड वी आर टेकिंग द इंडेक्स फ्रॉम आवर साइड। You just need to recall the matrix concept whatever you have gone through with in your 12th class. Fine, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो सपोज करो कि आपको इस इंडेक्स पे रीच करना है, तो आप इजिली रीच कर सकते हो, ठीक है ना। आपको अगर इस इंडेक्स पे रीच करना है तो आप इजिली रीच कर सकते हो, तो यू कैन फाइंड इट whenever you want to find it according to index number. So it is also valid. My point is this one is also valid. तो इसमें कोई डाउट मत रखना। अगर कहीं पे भी वेबसाइट पे तुम ऐसा देख के आए होगे geeks for geeks या फिर tutorialpoint.com पे, तो ये दोनों ही वैलिड है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ऊपर वाला फॉलो करना, वो आपके प्रोग्राम को लेस कंफ्यूजिंग बनाएगा, और जो इवेलुएटर है वो आपको डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स देगा, बिकॉज उसका दिमाग कम लगेगा उसमें। सो इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द एंटायर 2 डायमेंशनल एरेज टू 0, सिंपली अगर मान लो कि अपने को 0 से इनिशियलाइज करना है पूरे को, तो मैं यहां से इस चीज को ऐसे कॉपी करता हूं, इसको स्मॉल आई कर देते हैं, यहां लिखा, यहां पे मैंने इसको पेस्ट करा, इसको स्मॉल आई कर दो बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपका आएगा कितना रो था 2। अगर इसको इनिशियलाइज करना है 0 से तो क्या करेंगे, जस्ट कर्ली ब्रेसेस 0 एंड दैट्स इट। तो ये सारी चीजें जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, तो आप ध्यान रखना कि ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई टू मेक इट, या फिर इसको मैं क्लास के बाद देता हूं, करके आना है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, so I have to make it visible to all of you. Fine. So यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, गौरव क्लियर है अभी कंसेप्ट? Anyone is having any issue? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर मान लो कि इंडिविजुअल एलिमेंट को आपको करना है, ठीक है गौरव, अगर आपको इंडिविजुअल एरे बताना है कि फर्स्ट पोजीशन के सेकंड पे जो है मार्क्स 79 था, अगर उसको आपको इनिशियलाइज करना है तो कैसे करोगे? मान लो आपको इसी में, मैं इसको कॉपी करता हूं और यहीं पे मैं इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पहले रो में ये 0th रो वाला शुरू किया है, दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट है वो 79 है, तो आप कैसे करोगे इसको? सिर्फ डायरेक्टली ऐसे नहीं, अभी 0 से इनिशियलाइज नहीं कर रहा हो ना, यू आर, इट कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर आल्सो देयर। फाइन, तो आप इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हो, चलेगा। आप दोनों करके देखना किसी भी कंपाइलर पे। अभी मैं देखो, अभी जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और लिख सकते हो मार्क्स, या फिर आप लिख सकते हो मार्क्स, यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं है,
1 2 और बेस एड्रेस इसका कुछ दे दो, यानी कि जो भी बेस एड्रेस होगा इसका, यानी कि मार्क्स 1 1 और इसके अंदर जो भी XYZ अमाउंट है उसको ऐड कर दो. That is also fine. Fine. So whenever you will do this, you will learn this. So if there is issue, please ask question. जीरो के जैसे जो है वो चल जाएगा, लेकिन जब आप एरे को, पूरे एरे को ही जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हो ना, आप ना उसमें कॉलम बता रहे हो ना रो बता रहे हो, ठीक है. सो आपको इस केस में जो अपने जीरो स्पेसिफाई करा है गौरव, उस केस में आप बेसिकली क्या बता रहे हो, सिंपली स्पेसिफाई द फर्स्ट वैल्यू एज जीरो, ठीक है. यहाँ पे आप सिर्फ फर्स्ट वैल्यू जीरो बता रहे हो, और जब 79 आपने करा है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल एलिमेंट को इनिशियलाइज कर रहे हो यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर. दोनों तरीके सही हैं, आप करके देखना, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले में अपन ने असाइनमेंट तरीका, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. या 0 थ्रू फर्स्ट रो, एग्जैक्टली गौरव, बस तरीका अलग अलग है, काम हम वही कर रहे हैं. Fine to you, Gaurav? Okay. Try in the program also and let me know अगर कुछ error आता है या कुछ भी ऐसा, ठीक है? So then we begin discuss it. So now you can attempt the code question part and everything deliberately. आप इसको पूरा कर सकते हो. अब there is a question कि passing 2-dimensional array to a function. उसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ, तो आपको ये एरे वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. इंसर्शन, डिलीशन, पासिंग इट टू द फंक्शन, फाइन. तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट you need to go through with the sparse matrix also, so we will see it also. Fine. So we have done it right from insertion and deletion. So what will happen if we are doing the entire 2D array to a function, ठीक है. तो खाली लिखने के स्टाइल में डिफरेंस आएगा. मैं एक बॉक्स बना के आपको वापस बताता हूं ताकि आप इसको वापस पढ़ पाओ, नहीं तो मैं वहीं पे चेंजेस कर देता. इसको एज इट इज रहने दो. मैं इस बॉक्स को कॉपी करता हूं और इसी में चेंज करके आपको बताता हूं, ठीक है. ये मैट्रिक्स वाला पॉइंट है, कंट्रोल बी, ये यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया. मैं इसका टाइटल दे देता हूं ताकि आप इसको भूलो नहीं. पासिंग द एंटायर 2D array टू द फंक्शन. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पासिंग द एंटायर 2D array टू फंक्शन, ठीक है. इसका ये टाइटल आप देख सकते हो. सो नाउ व्हाट वी विल डू कि आपको यहाँ पे पूरा फंक्शन पास करना है, तो कॉलिंग फंक्शन सेम रहेगा, मेन सेम रहेगा, ठीक है. मैं ये सारे जो हैं उसको कन्वर्ट करता हूँ येलो में, ये देखो दिखाई दे रहा है, और इस वाले पार्ट को भी मैं कन्वर्ट करता हूँ येलो में. अब चेंजेस अपन कहाँ पे करेंगे वो देखो, where we will make the changes. So int array, और यहाँ पे एक और दे दो 2, इस 2 को हटा दो, यहाँ पे दे दो आप इसको 3 जैसे आपने पास किया था, और 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपने दे दिया 1 2 3 and you will close it the curly braces. कर्ली ब्रेसेस क्लोज के बाद एक कॉमा से इसको सेपरेट करो, वापस जो है यहाँ पे इसको क्लोज करो,
and there is टू मोर करली ब्रेसेस जो कि पूरे के लिए होएगा। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे करली ब्रेसेस एंड वन मोर करली ब्रेसेस क्लोजिंग में होएगा, तो अपना काम हो सकता है। फिर पूरा एरे को जो है वो आप पास कर दो फंक्शन को। तो यहाँ पे आप पूरे एरे को कैसे पास करोगे, इनिशियलाइज वाला एरे बेस एड्रेस पास कर दो। जैसे ही आपने बेस एड्रेस पास किया तो पूरा एरे जो है उसका बेस एड्रेस जो है वो वहां पे पास हो गया, किसके पास, उस फंक्शन के पास। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, इंट एरे कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, वॉइड एरे के अंदर इंट एरे। तो यहाँ पे अभी कोई साइज मेंशन नहीं है, बस आपने एरे जो है वो पास कर दिया। अब यहाँ पे आपने इंट आई दिया, फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप कितने से चलेगा, 0 से लेके 3 तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक चला लो, एंड देन यू हैव टू प्रिंट एरे आई, फाइन। और ऐसे आप इसको कर सकते हो। सो entire 2D array will be passed to the function in this way. Now there is a case जिसमें पॉइंटर वगैरह होएगा, तो पॉइंटर वगैरह आपको यूज ही नहीं करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट एरे फॉर नाउ। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रिंग तुम्हारे CHO में है या नहीं, लेट मी सी दिस, फाइन। ट्रैवर्स कर लिया हमने, इंसर्ट कर लिया, डिलीट कर लिया, बिगिनिंग और मिडिल और एंड से भी कर लिया। सर्चिंग है लीनियर एंड बाइनरी विद कॉम्प्लेक्सिटी, बबल सॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो लीनियर एंड बाइनरी सर्च हम देखते हैं, लेकिन लीनियर और बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास काफी टाइम है। वी आर इन द 5th लेक्चर ओनली, सो यू कैन ट्राई फॉर द कोड क्वेश्चन पार्ट फॉर नाउ, फाइन। देन वी विल सी व्हाट इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ठीक है। तो आप एक बार कोड क्वेश्चन तभी देखो और मेरे को बताओ कि कैसे क्वेश्चंस हैं उसमें। कोई जब मेरा एक्टिव होएगा तो आई विल हेल्प यू आउट। तो यू आर हैविंग 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट में, और मैं यही लाइन पे ही हूँ। सो इन 10 मिनट्स वी विल डिस्कस व्हाट इज लीनियर सर्च फ्रॉम माय साइड। वंस गो थ्रू विद इट with your side and then we will discuss it. So it's 10:05. Come back to me at 10:15. Fine. अगर किसी ने अटेम्प्ट करा है तो आप कोड क्वेश्चन वाला पार्ट शेयर कर सकते हो, स्क्रीन लैपटॉप पे हो तो। Anyone wants to share screen जो उनको कोड क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, because I have some issue in my code quotient account, so I cannot see the questions for now. So आप एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, then we will discuss linear search for today. उससे ज्यादा आज नहीं पढ़ना, आप पहले कोड क्वेश्चन करोगे एंड संडे को मैं फ्री हूँगा तो मैं संडे को सॉल्व करके आपको दूंगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आपका अकाउंट चेक हो रहा है एंड अगर उसमें कोड पहला वाला चैप्टर आपने नहीं करा हुआ होगा विद इन द टाइम, सो दे विल डिडक्ट सम मार्क इन द फाइनल, फाइन। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। सो मेक श्योर वी हैव टू परफॉर्म कोड क्वेश्चन, ठीक है। 1 hour इज फॉर लेक्चर एंड 1 hour इज फॉर कोड क्वेश्चन, बट हमारे को पढ़ना इतना है कि मैं आपसे ज्यादा टाइम ले लेता हूँ, बट आपको घर पे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। So you are having 10 minutes, just perform code question, at least one question, and let me know what is the issue you are going through with, fine. I'm waiting for your doubt and questions. You are having 10 minutes. Yes, sir. Okay, fine.
गिरीश सर शेयर करते होंगे या फिर ऐसे एडमिन की तरफ से आता होगा? सर नंदिनी मैम सर। ओके ओके फाइन, हाँ तो आपकी प्रोग्राम इंचार्ज है, ठीक है फाइन। चलो ये लीनियर सर्च करते हैं। अब देखो मैं लीनियर सर्च के लिए सबसे पहले एल्गोरिदम पे जाने से पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल में अपन क्या करेंगे, ये ले लिया हमने ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 23, यहाँ पे ले लिया 25, यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 65, यहाँ पे ले लिया 35 और यहाँ पे ले लिया 0। इंडेक्स कैसे चलेगा? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, ठीक है, तो इसको इंडेक्स मानना इसलिए मैं ऐसे लगा के लिखता हूँ। ये आपका हो गया 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 एंड 5। इसमें चेंजेस कर लेते हैं अपन, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। सही है। लीनियर है मतलब सिक्वेंशियल होगा, इतना तो ध्यान रखना। इफ इट इज लीनियर इट विल बी सिक्वेंशियल। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, आप इसको ध्यान से सुनो। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च। आपसे अगर ये पूछा जाए तो आप लिख सकते हो यस इट इज आल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च। मतलब चीजें जंप नहीं हो सकती, ठीक है, आपको 1 by 1, if you are at 0 index you have to go through with 0 1 2 3 4 and 5, that's the cases, fine। so suppose कि तुम्हारा पूरा जो array है वो खाली है, ठीक है, ये भी एलिमेंट नहीं है, कोई एरे भी नहीं है, ठीक है। सपोज करो पूरा एलिमेंट आपका खाली है ही नहीं, या फिर पहला वाला एलिमेंट जो है वो भी आपका कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ एलिमेंट नहीं है यहाँ पे तो आपका इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है, ये वैकेंट है पोजीशन, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट नहीं है और ये पोजीशन वैकेंट है तो जो आपका इंडेक्स है उसका पोजीशन होगा -1। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग -1 + 1, ठीक है, पहला एलिमेंट मान लो इसमें आ गया, इसमें पहला एलिमेंट जो है 23 आया, तो जब 23 आया तो -1 में तुमने +1 जोड़ा, तो -1 + 1 कितना हो गया? 0। तो 0 इंडेक्स अब आपका बन गया, यानी कि पहला एलिमेंट आ चुका है, यानी कि अब पोजीशन जो है वो -1 के बराबर नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को समझने में कोई भी दिक्कत है? किसी भी बच्चे को? ठीक है। और फिर आप जैसे वो n+1 होता चला जाएगा, वो वैसे वैसे उसके एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग इज इट इज वेरी सिंपल मेथड, ये सबसे बेसिक मेथड है, ठीक है। तो बेसिकली सिक्वेंशियल है तो एरे के लिए ही मिंट करता है, इट इज टोटली मिंट फॉर एरे। सो if somebody will ask you what is searching, so searching means to find whether a particular value is present in an array or not. That's the only case, or that's the only definition is. So if the value is present in the array, then what we will do? Then searching is said to be successful. जैसे मैंने आपको कल बोला, suppose we are searching for a DSA book in our university library. If searching is successful, we will get that book. If it is at optimum or optimal choice, or if it is at best time, तो अपने को बेस्ट टाइम में क्या होगा? ये बुक जाते ही अपने को मिल जाएगा, है ना। ये बुक हम जैसे ही लाइब्रेरी में जाएंगे ऊपर रखा मिल जाएगा। अगर मान लो कि ये ऊपर रखा नहीं मिला, वी हैव टू सर्च इट फॉर सम टाइम, देन इट वुड बी एवरेज केस। अगर मिल जाता है तो सपोज करो अपने को डेटा स्ट्रक्चर की बुक मिली ही नहीं, या फिर सपोज करो कि अपने को
डेटा स्ट्रक्चर की बुक बहुत लास्ट में जाके मिली, दैट इज द वर्स्ट केस. सो देयर इज अ ओमेगा, देयर इज अ बिग O, and there is a theta. So best case, worst case, and there is a average case. Now, however, if the value is not present in the array, if we can say, so if the book is not present in the library, the searching process display an appropriate message that in that case particularly, the searching would be unsuccessful. So there are basically two popular methods for searching the array. दो ही main method है सर्च करने के लिए. The first one is linear search, which we are going through with, and the second search is binary search. And then second search is binary search. Fine. So the algorithm that should be used depend entirely on how the value are organized in that array. Fine. So अगर वैल्यू पहले से ही सॉर्टेड है, अब जैसे देखो इसमें अगर सॉर्टेड वैल्यू होता और आप सर्च कर रहे होते 2 के लिए, अगर आप सर्च कर रहे होते 2 के लिए, तो वो आपको सेकंड पोजीशन पे मिलना चाहिए था. यानी कि इसको एक बार क्या करते हैं, हम सॉर्टेड बनाते हैं. तो 0 यहां आता, 2 यहां आता, 23 यहां आता, 25 यहां आता, 35 यहीं का यहीं रहता और 65 यहां आता. नाउ इट इज सॉर्टेड, डन. अब सिर्फ सॉर्टेड होने से तुम्हारा काम इतना आसान हो गया कि whenever you are searching it from left to right, you will get 0 at very first position. So this is the best case because it is sorted. So if the element of array are arranged in ascending order, if the array elements are arranged in ascending order मतलब छोटे से बड़ा, then the binary search should be used. And what is binary search? वो अभी हम देखेंगे. It is more efficient for sorted list in terms of complexity. Fine. So we will discuss it later. अभी हम आते हैं sequential search पे. ठीक है. तो अगर कंपेयर करके वैल्यू को आपको करना है, अभी मैंने इसको कैसे सॉर्ट करा, कंपेयर किया, इस वैल्यू को कंपेयर करके इसको सॉर्ट कर दिया. सही है. सो जब तक ये सॉर्टिंग चलता रहेगा, जब तक आपका ये वैल्यू या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो जाए, मोस्टली असेंडिंग ऑर्डर में. सो लीनियर सर्च इज मोस्टली यूज्ड टू सर्च एन अनऑर्डर्ड एलिमेंट. सो बेसिकली अनऑर्डर्ड एलिमेंट को सर्च करता है. सो जब ऑर्डर्ड में हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सो आई विल सेव इट लाइक दिस. सो sequential search will always search for unordered element and the value to be searched is 2, जो कि हाईलाइटेड है, आपका हाईलाइट है यहाँ पे ऐसे. सपोज करो कि ये वैल्यू आपको सर्च करना है. फाइन. द वैल्यू इन द ग्रीन showing it has to be searched. So then searching means to find whether the value 7 is present in the array or not. Fine. So अगर ऐसा कुछ होता है तो जब सबसे पहले जो पोजीशन है वो चेक होगा. तो पोजीशन 0 कब होगा, जब पहला एलिमेंट होगा. अगर वहां पे एक एलिमेंट भी होगा देन द पोजीशन इज 0. अगर वहां पे एक एलिमेंट भी होगा देन पोजीशन इज 0. सो यू हैव टू सर्च 2. So you have to search 2 which is at position 2. कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है. Now before writing the algorithm for this, जब आप 2 को सर्च करेंगे तो it will return the position of its occurrence. So POS ये 2 आपको पास कर देगा, that is position POS. ठीक है, तो ये आपको रिटर्न करेगा. सो पहला स्टेप क्या होगा, इन स्टेप 1 and 2 ऑफ जब आप इसका एल्गोरिथम बनाओगे तो वी इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ पीओएस एंड आई. इस इंडेक्स और इस पोजीशन की वैल्यू को आप इनिशियलाइज करोगे फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में. थर्ड कंडीशन क्या होगा, लूप लगाओगे कि जब तक n का वैल्यू, यानी कि n मतलब मैक्सिमम इंडेक्स, दिस इज n,
अगर n का वैल्यू i से जब तक बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, n का वैल्यू जब तक i से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीजें क्या चलती रहेंगी कि एरे i जो है उसके अंदर वो वैल्यू डालो और पोजीशन के अंदर i डालो और फिर पोजीशन को प्रिंट कर दो। अगर ऐसा नहीं है और अगर पोजीशन जो है वो -1 के बराबर है तो वो एरे जो है वो एम्प्टी प्रिंट कर दो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ये समझने में? Anyone is having any kind of doubt? जितना मैंने बताया उसके बाद मैं इसका एल्गोरिदम आपको लिख के बताऊंगा। हिमांशु, what are you asking? Online Oracle के documentation? I'm not getting this. Okay. तो आप एक बार बताओ कैसे ये परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब मैं इसका एल्गोरिदम लिख के बताऊं या फिर कुछ पूछना है आपको? रिपीट में ये है कि सपोज करो अंकित कि तुम्हारे को 2 जो एलिमेंट है उसको सर्च करना था, जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ना? तो जो ग्रीन में आपको दिख रहा है वो एलिमेंट है 2, ठीक है? POS is the position. POS is the variable used for position. तो जब तुम पोजीशन के लिए यूज कर रहे हो तो ये ऐसा कह रहा है कि आपका पोजीशन जो है वो -1 के बराबर है इनिशियली। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे एरे के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। जैसे ही पहला एलिमेंट आता है 23, तुम्हारा पोजीशन जो है वो हो जाता है पोजीशन +1। तो -1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा इंडेक्स? 0। तो जो पहला इंडेक्स है वो 0 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो पहला इंडेक्स 0 हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अब जब पहला इंडेक्स 0 हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि वो पोजीशन +1 होता रहेगा। अब जब तुम बोलोगे कि मेरे को 2 चाहिए इस सीक्वेंशियल सर्च में, तो वो सिर्फ आपको पोजीशन देगा, ये सेकंड पोजीशन पे लाई करता है, यानी 0, 1 एंड सेकंड पोजीशन जहां पे ये 2 लाई करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीजें कब तक चलेंगी? जब तक i की वैल्यू n से छोटी हो या उसके बराबर हो। n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स। तो i जब तक उसके बराबर होगा तभी तक तो ये एरे का लूप चलेगा, उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन चेक हो गया। आपका जो लूप है, आप जिस नंबर को ढूंढ रहे हो उसके पोजीशन को सर्च करते करते आपने उसको ढूंढ लिया। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो इफ दिस कंडीशन इज नॉट मैच्ड, सेकंड कंडीशन क्या है कि पोजीशन जो है वो -1 के बराबर है। और अगर पोजीशन जो है वो -1 के बराबर है यानी कि तुम्हारा एरे जो है वो एम्प्टी है। तुम्हारा एरे अगर एम्प्टी है तो आप एग्जिट कर जाओ वहां से। कोई दिक्कत यहां तक? ऑपरेशन समझने में कोई दिक्कत है? फिर मैं इसका जैसे आपको समझाया वैसे ही इसका एक एल्गोरिदम लिख देता हूं ताकि तुमको प्रोग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना आए। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? अंकित, anyone apart from Ankit? No, sir. Okay, so should I write the algorithm now? इसका एल्गोरिदम लिखें? तो कुछ नहीं करना आपको। एल्गोरिदम लिखने में क्या है, जो आप पढ़ते हो वही वापस आपको लिखना होता है। तो मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ लीनियर सर्च, तो ये रहा आपका लीनियर सर्च। ठीक है, अब लीनियर सर्च के अंदर आपको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए थे? तो एक तो चाहिए ए, एक चाहिए इंडेक्स और एक चाहिए वैल्यू। आप कुछ भी मान सकते हो। अब मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या क्या है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि फर्स्ट स्टेप जो होगा इसका, स्टेप 1, वो मैंने आपको क्या बोला था कि पोजीशन इनिशिएट करोगे, है ना? तो इनिशियलाइज करोगे आप पोजीशन को। तो फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइज सेट पोजीशन इक्वल्स टू, कितना मान के चले कि कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और स्टेप 2 में क्या बोला था मैंने कि आप i को इनिशियलाइज करोगे। ठीक है, तो यहां भी लिखोगे इनिशियलाइज और फिर क्या लिखोगे, सेट i इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो
पहले वाले एलिमेंट से आप इसको इनिशियलाइज कर दिए। अब आता है आपका स्टेप 3। स्टेप 3 में आपने क्या करा, लूप लगा दिया। तो रिपीट करोगे नेक्स्ट स्टेप को, तो रिपीट नेक्स्ट स्टेप 4 है। कब तक, जब तक कि i का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू n ना हो। i इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल N। कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को भी समझने में। दिस इज कैपिटल N, देख लो। ठीक है, और अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो पोजीशन जो है वो हमेशा -1 होगा। ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे तो जब उसमें पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन +1 करते हैं देन इट विल गेट एडेड। फाइन। अब आपको स्टेप 4 रिपीट करना है। तो स्टेप 4 क्या होगा, अब मेन जो स्टेप है वो यही है कि ये चेक करेगा इफ एरे है, उसका एलिमेंट का नाम क्या है, आई। ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए तुमने क्या ले लिया, वैल्यू। ठीक है, अगर वो वैल्यू एरे के अंदर है, अगर वो वैल्यू एरे के अंदर है, ठीक है, अगर वो वैल्यू एरे के अंदर है तो सेट कर दो पोजीशन के अंदर आई को। कोई दिक्कत, अगर वो वैल्यू एरे के अंदर है, सपोज वी आर सर्चिंग फॉर 2 दैट इज showing you in green, so if that value is in that particular array, आप पोजीशन के वेरिएबल के अंदर, यानी कि यू हैव टू फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन के अंदर वो आई आप असाइन कर दो। ठीक है, और असाइन करने के बाद आप क्या करोगे, प्रिंट कर दो पोजीशन को, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इफ वाला कंडीशन आपका डन हो गया, यहां के बाद आपका एंड लूप हो गया। ठीक है, अब एंड लूप हो गया और ये कब तक चलेगा, यहाँ पे एंड लूप हो गया। अब आप क्या करोगे, सेट i इक्वल्स टू i+1, चलेगा कि पहला वाला सर्च हो गया, पहले पोजीशन पे आपको कुछ मिला नहीं, तो अब इस लूप के बाद आप क्या करोगे, इफ वाला जो है वो तो यही खत्म हो गया था कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद जब i+1 आपने करा, इसके बाद पूरा लूप खत्म हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ कंडीशन यहाँ पे खत्म हुआ है, लूप चल रहा है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, अगर मान लो कि ऐसा है तब तो आप i+1 करते रहो। ठीक है, और i+1 कब तक करो, लेट मी, ये i+1 कब तक करो, एक तो ये चीज, ठीक है, हाँ ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर मान लो ये i+1 कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब समझ में आया, यानी कि जब तुम लास्ट एरे पे पहुंच जाओगे तो i+1 जो है उसको आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक जब आप पहुंच गए, यानी कि आपने पूरा एरे जो है वो ट्रैवर्स कर लिया। अभी किसी बच्चे को दिक्कत है, अब जब ये लूप खत्म हो गया है तो दूसरा कंडीशन भी चेक करोगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एक भी एलिमेंट नहीं है, इफ POS इक्वल्स टू -1 के बराबर है, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है, तो फिर आप लिखोगे प्रिंट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, या फिर वो वैल्यू है नहीं वहां पे, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। फाइन, or array is empty, whatever condition you want to make you can make it, but you have initialized it with -1, so you have to print कि वो वाला एलिमेंट मेरे को मिला ही नहीं, और जब वो वाला एलिमेंट मिला नहीं तो फिर हम वहां से एग्जिट कर जाते हैं। इसको मैं एज इट इज सेव कर देता हूँ एंड आई एम शोइंग यू इट अगेन। अब आप इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, फिर हम इसके कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एनीवन, व्हाट
will be the complexity of this particular algorithm or sequential search? फटाफट बताओ। वेरी गुड हिमांशु। मैक्सिमम n तक जाएगा तो ऑर्डर ऑफ n होगा, where n is the number of element. Fine. So obviously the best case for linear search is when value is equal to the first element. अगर पहले पे ही मिल जाए तो that is the best case. So in this case only one comparison will be made. तो उसका order of complexity 1 होगा। Likewise worst case क्या होगा, जब ये value वो वहां पे present ही नहीं हो या फिर सबसे last element हो। So in both the cases n comparisons will have to be made. So in generalized terms, order of n will be the complexity of this linear search algorithm. However, if you will see, the performance of linear search algorithm can be improved using sorted array. अगर इसको मैं sorted कर देता पहले ही, तो ये इसका complexity जो है वो बढ़िया हो जाता। Getting my point? तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? गौरव, हाँ, जब तक एलिमेंट नहीं मिल जाता और हम n तक नहीं पहुंच जाते गौरव, तब तक सर्च करना है। अगर मान लो n तक पहुंच के भी तुम्हें वो एलिमेंट नहीं मिला है तो वो प्रिंट कर देगा कि एलिमेंट है ही नहीं। सेकंड स्टेप ये वाला, ये देखो, ये एल्स कंडीशन है ना, दूसरा वाला लूप एग्जिट से पहले। ठीक है, तो जब तुम यहां पे पहुंच जाते हो और आपको कुछ नहीं मिलता है तो वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन दैट एरे। गेटिंग माय पॉइंट गौरव? समझ में आ रहा है? गौरव समझ में आ गया ये वाला? कोई और डाउट है किसी बच्चे को? Anyone is having any doubt? अब कोड क्वेश्चन का जो लीनियर सर्च है ना वो बनना चाहिए, याद रखना। यू हैव टू सॉल्व इट। तो मेरा काम खत्म हो गया यहाँ तक, लीनियर सर्च तक। अब बाइनरी का मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बाइनरी का मैंने क्या पढ़ाया था, जब सॉर्टेड होगा तब पढ़ेंगे। तो मैं तुम्हें बाइनरी का एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद तुम उसको खुद ही पढ़ना। ठीक है, बाइनरी का एक एग्जांपल समझो। सपोज करो कि तुम्हारे चॉकपैड पे जो रोल नंबर होता है वो सॉर्टेड मैनर में होता है ना, जैसे 2020 001 002 003 005। अब मेरे को ऐसा टास्क मिला कि आपको जो है 10 रोल नंबर तक किसी और टीचर को देना है और 10 के बाद 11 से 20 तक किसी और टीचर को देना है वाइवा के लिए। तो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, see the binary search. If your data structure is sorted, then binary search is the best option to sort it. I will give you many examples out of it. Fine. First example कि ये वाइवा वाला, तो आपने क्या करा कि 0 है ना, 0 + 20, यानी कि एरे का इंडेक्स क्या होता है 0 और 20। यही था ना, 20 स्टूडेंट है, या फिर मान लो पहला स्टूडेंट और 20 यानी 21/2। मिड पॉइंट एल्गोरिदम याद है, 12th में पढ़ा था। सो तो मिड पॉइंट एल्गोरिदम में क्या होता था, 0 + 20/2, 1 माने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2।
तो 21/2 यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 10 प्लस आया ना, 10.5, तो आपने 10th एलिमेंट को मिड एरे मान लिया या फिर आपने उसको मिड पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि मैंने 1 से 10 तक एक सर को दे रखा है, तो मैं वो सारे रिजल्ट्स उनसे लूंगा और बाकी किसी और से। दिस इज बाइनरी सर्च। मेरा काम आसान हो गया, मेरे को पता था कि मैंने इन सर को 1 से 10 तक का काम दिया हुआ है और दूसरे सर को या मैम को मैंने 10 से लेकर 20 तक का काम दिया हुआ है। ये तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि किसी कंपनी में 25 से लेके 60 साल के लोग काम करते हैं। ठीक है, सो वी हैव मेक अ डिवीजन 25 से 60 तक के बीच में आपने डिवीजन करा। ठीक है, डिवीजन करने पे आपको पता चला कि 0 से लेके, ठीक है, 25 से लेके 45 तक आपने डिवीजन कर दिया। 25 से लेके 45 तक जो है वो 50,000 या 60,000 सैलरी पे काम कर रहा है और 45 से 60 जो है वो 65 सैलरी पे काम कर रहा है। ठीक है, तो जब आपको सर्च करना पड़ेगा कि एक पर्सन देखो राम कुमार, उसकी सैलरी बताओ, तो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना बचेगा? जब आपको पता रहेगा कि राम कुमार, बोलेगे फटाफट उसका एज बताओ। जैसे ही उसका एज आपको पता चला कि वो 35 एज का है, तो इट हैज टू बी इन द कैटेगरी ऑफ 25 to 45। सो यू हैव टू फॉलो लेफ्ट पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। जो लेफ्ट पार्ट में है, लेफ्ट पार्ट में जो छोटा वाला और राइट पार्ट में बड़ा वाला, मिड पॉइंट से जो छोटा है वो लेफ्ट पार्ट में, यानी कि 1 से लेके 10 तक जो स्टूडेंट थे वो लेफ्ट पार्ट में, 11 से लेके 20 तक जो स्टूडेंट थे या 12 से लेके 20 तक जो स्टूडेंट थे वो राइट पार्ट में। So whenever you have to search, now I know कि 0 से लेके 10 तक मैंने x y x सर को दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ x सर को पूछूंगा कि सर ये 10 बच्चे हैं, इसका रिजल्ट कहाँ है। नाउ आई नीड नॉट टू वॉन्डर कि आप सारे टीचरों से पूछ रहे हो कि इसका एग्जाम्पल किसने लिया है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई क्लास में कितने बच्चे फेल हो गए, क्लास में कितने बच्चे पास हो गए, एक मिड पॉइंट लगाया उस पर, पता चला कि ये बच्चे जो है वो पास हैं, 40 से ज्यादा वाले और 40 से कम वाले। तो 0 से लेके 40 तक जो नंबर है वो लेफ्ट पार्ट में, 40 से लेके 80 तक जो नंबर है वो राइट पार्ट में। तो जैसे ही हमें वो उनका नंबर कैटेगरी पता चलेगा, वी कैन डिलिबरेटली से दैट दिस इज पास और फेल। फाइन, सो वी हैव, अब तुम्हारे को क्या करना है कि सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट ट्रैवर्स करना है या फिर राइट वाला पार्ट ट्रैवर्स करना है रिजल्ट निकालने के लिए। तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी तो 50% रिड्यूस हो गई ना, तुम्हारा काम जो है वो 50% रिड्यूस हो गया। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं? बाइनरी सर्च, इसी को बोलते हैं बाइनरी सर्च। हिमांशु, एक बार मेरे को वो क्वेश्चन पे पहुंचने दो। शायद मैंने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम सॉल्व किया था, तो उसमें क्या है ना, कोड क्वेश्चन के बाहर कोई कंपाइलर में चला के देखो, अगर वहां पे चल जाता है तो फिर कोड क्वेश्चन में कुछ वेरिएबल वेरिएबल का खाली लोचा होगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट केसेस के लिए अगर एक लाइन भी अगर डिफरेंट हुआ ना, तो टेस्ट केसेस नहीं चलते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट रन फाइन व्हेन ऑल टेस्ट केसेस ऑन द अदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, यानी कि तुम्हारा प्रोग्राम सही है, बट आपको उसको कंपैटिबल बनाना है कोड क्वेश्चन पे। ठीक है, सो जस्ट कीप ट्राइंग। एक आध पॉइंट कहीं पे मिस हो गया होगा तो उस कारण से भी चेंज हो सकता है, लूप वगैरह में देख लेना। ठीक है, अदरवाइज आई विल सॉल्व इट, डोंट वरी। हिमांशु, बाइनरी सर्च में किसी को कोई दिक्कत समझने में? anyone is having any issue in binary search? अब बाइनरी सर्च मंडे को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके एल्गोरिदम के साथ। अभी मैंने बस आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आपको पता लगे कि ये होता क्या है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? आपको पता लगेगा कैसे सर्चिंग वगैरह बहुत आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग।
अच्छा नहीं, मैं बंद ही कर रहा हूँ।